मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट अपन देखते हैं बुक के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। स्टील वायर मेरे पास गिवन है। इस स्टील वायर की लेंथ हमारे पास दे रखी है L1 इज इक्वल टू 4.7 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। स्ट्रेचेज बाय द सेम अमाउंट एज ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ। देखो सेकंड वायर जो दे रखा है वो दे रखा है कॉपर का, जिसकी लेंथ हमारे पास दे रखी है L2 इज इक्वल टू 3.5 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। हम लोगों से कह रहा है अंडर ए गिवन लोड, जो भी लोड अपन इस पर अप्लाई करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। लेकिन एक बात और कही है इसने कि इसमें जितना भी इंक्रीमेंट किया जा रहा है डेल्टा L1 और डेल्टा L2, ये आपके पास सेम किया जा रहा है डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2। कह रहा है ना स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, जितना इसको स्ट्रेच करते हो उतना ही कॉपर वायर को अपन स्ट्रेच करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यंग्स मॉडुलस सेम अमाउंट अपन अप्लाई कर रहे हैं, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। तो यंग्स मॉडुलस स्टील का लिखेंगे तो Y स्टील इज इक्वल टू ये हो जाएगा F अपॉन A1 डेल्टा L1 अपॉन L1, और ये हो जाएगा Y कॉपर इज इक्वल टू F अपॉन A2 डेल्टा L2 अपॉन L2। L2 ऊपर चला गया, इक्वेशन नंबर 2। So we can written it Y steel upon Y copper, Y steel upon Y copper, F upon A1 delta L1 into F L2 A2 delta L2। F से F कैंसिल आउट, डेल्टा L1 डेल्टा L2 कैंसिल आउट। L1 हमारे पास हो गया 4.7, A2 अपने पास हो गया 4 इंटू 10⁻⁻5, A1 अपने पास हो गया 3 इंटू 10⁻⁻5, और देन L2 हमारे पास हो गया 3.5। क्लियर है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल आउट, या 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, देन 18.8 अपने पास हो गया, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास हो गया 10.5। डिवाइड करेंगे 18.8 अपॉन 10.5, ये अपने पास आएगा 1.79। इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, बिकॉज ये भी यंग्स मॉडुलस है और वाई कॉपर ये भी अपने पास यंग्स मॉडुलस होगा। दोनों की यूनिट आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिजल्टेंट यूनिट हमारे पास जो होगा वो यूनिट लेस क्वांटिटी हमारे पास होगी। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकेंड क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। द फिगर बिलो शो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए गिवन मटेरियल। स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, उसमें अपने को यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है। एक्सप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। देखो कर्व की थोड़ा बहुत शेप मैं बना देता हूँ। इस तरीके का मेरे पास एक कर्व बना रखा है, ये मेरे पास दे रखा स्ट्रेन और ये दे रखा है मेरे पास स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस में हमारे पास जो दे रखा है ये 10⁻6 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। मतलब जो भी वैल्यू हमारे पास होगी उसमें 10⁻6 अपन काउंट करेंगे। ये हमारे पास दे रखा 50, ये 100, जो भी हमारे पास दे रखा, ऐसे ही इधर भी हमारे पास वैल्यू दे रखी। ये कर्व हमारे पास इस तरीके से दे रखे, तो आप एक पॉइंट देखोगे जहां पर इस तरह की वैल्यू हमारे पास नॉन है। ये वैल्यू मेरे पास जो दे रखी है वो दे रखी है 0.002, और इधर जो वैल्यू मेरे पास दे रखी है ये दे रखी है 150। तो इसके लिए यंग्स मॉडुलस यदि हमने को फाइंड आउट करना है तो यंग्स मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करेंगे?
फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस हमारे पास हो गया 150 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की वैल्यू जो है वो अपने पास आ गई 0.002, ये अपने पास आया। सो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 150 इंटू 10⁻⁶, और चाहे तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 से डिवाइड करोगे ये हो गया 75 इंटू 10⁻9 या 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट अपन कर्व के अंदर देखेंगे तो कर्व के अंदर ये वाली वैल्यू आपके पास इस तरीके की हो रही है, और यहाँ पर ये आपके पास 300 डिनोट कर रखा है, मतलब यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास दे रखी है 300। अपन से पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ, तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज डिनोटेड बाई SY इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई कैन राइट इट 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल A and B आर shown in the figure below. The graph are drawn on the same scale. Which of the material has Young's modulus? दो कर्व मेरे पास दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एक तो फर्स्ट मटेरियल A के लिए और एक दे रखा है सेकंड मटेरियल के लिए। ये अपने पास स्ट्रेस और ये वाला दे रखा है स्ट्रेन। एक कर्व जो दे रखा है इस तरीके का मेरे पास दे रखा है, एक कर्व जो दे रखा है वो इस तरीके का दे रखा है। मटेरियल ए के लिए कर्व है, ये मटेरियल बी के लिए कर्व है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो, इन दोनों कर्व के अंदर अगर मैं इसको लिख देता हूँ θ1, इसको लिख देता हूँ θ2, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि θ1 ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ θ2। मैं क्या करता हूँ, इस कर्व का स्लोप निकालूं और इस कर्व का स्लोप निकालूं। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, तो tan θ1 ज़्यादा होगा, tan θ2 ज़्यादा होगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्लोप का मतलब यही तो होगा tan थीटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस जो आएगा वो कर्व ए के लिए ज़्यादा आएगा और बी के लिए क्या आएगा, कम आएगा। कैसे लिखेंगे अपन इसको, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, स्लोप फाइंड आउट किया tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। सो अपन ये बोलेंगे यंग्स मॉडुलस को डिनोट करेगा E1 इज ग्रेटर देन EB। तो हमारे पास यंग्स मॉडुलस जो होगा वो ए मटेरियल का ज़्यादा होगा बी के कंपैरिजन में। और दूसरा कह रहा है दोनों में से स्ट्रॉन्गर मटेरियल कौन सा है, तो वो मटेरियल डक्टाइल मटेरियल्स या स्ट्रॉन्ग मटेरियल वो होगा जिसमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट और यील्ड पॉइंट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगी। बढ़ चुके हैं अपन, यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस ये कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मटेरियल ए ज़्यादा डक्टाइल होगा या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मटेरियल ए इज मोर स्ट्रॉन्ग, मटेरियल ए इज मोर स्ट्रॉन्ग। आपके पास जो फर्स्ट मटेरियल होगा वो फर्स्ट मटेरियल आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रीड द ईच ऑफ द स्टेटमेंट बिलोज केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर इज ग्रेटर देन डेट ऑफ स्टील। ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स होगा क्योंकि वी नो डेट स्टील का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता है रबड़ के कंपैरिजन में। आप तो सिंपल से अगर अपन बात करें y इज इक्वल टू होता है F अपॉन A डेल्टा L अपॉन L। रबर और स्टील दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम ले लेता हूँ।
लेंथ सेम ले लेता हूँ। अब दोनों में यदि इक्वल मुझे क्या करना है, इसकी लेंथ इंक्रीज करनी है, तो फोर्स किस पे ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, स्टील पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और स्टील पर यदि फोर्स अप्लाई करोगे तो इसका मतलब जो आपके पास स्टील होगी वो ज़्यादा इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, या यंग्स मॉडुलस आपके पास स्टील का ज़्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें, द स्ट्रेचिंग ऑफ ए कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। अगर किसी कॉइल्स की अगर अपन बात करते हैं तो इस कॉइल्स में आपके पास शियर मॉडुलस होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉइल्स की यदि अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो कॉइल के लिए अपन बात करें तो कॉइल की लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कॉइल की जितनी लेंथ हमारे पास है, इस तरीके की मैं कॉइल बना देता हूँ, इस कॉइल में वायर की लेंथ जितनी है उतना ही आपके पास वायर की लेंथ रहेगी। केवल हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेच अपन कर दें या इसको स्ट्रेच कर दें या इसको कंप्रेस कर दें। इस तरीके से हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसको इस तरीके से खींच दिया, इस तरीके से प्रेस कर दिया, केवल हम इसको क्या कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें शियर मॉडुलस होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू वायर्स of diameter 0.25 centimeter, one made of steel, other made of brass, are loaded as shown in the figure below. The unloaded length of the steel wire is 1.5 meter and brass wire is 1 meter. मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ आपके पास। ये मेरे पास दे रखा है 4 kg, जो कि स्टील का वायर है। लेंथ इसकी 1.5 मीटर है। ये अपने पास ब्रास का है, जिस पर 6 kg का वेट लगा रखा है। ये ब्रास का है और लेंथ इसकी है 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ओवरऑल बात ये है, मैं दो तरीके से लिख देता हूँ। इधर तो लिख देता हूँ स्टील और इधर लिख देता हूँ ब्रास। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ स्टील की लेंथ हमारे पास गिवन है L1 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ब्रास की लेंथ दे रखी है हमारे पास 1 मीटर। यदि स्टील के वायर की बात करें तो इस पर जो लोडेड वेट होगा वो 4 + 6 होगा। इस स्टील पर 4 वाला भी खींचेगा और 6 वाला भी खींचेगा, तो इस पर लोडेड वेट की अगर बात करें तो M1 इज इक्वल टू 4 + 6 इज इक्वल टू 10 kg। जबकि ब्रास के वायर में जो लेंथ इंक्रीज करेगा वो केवल ये करेगा 6 kg। तो इस पर जो मास M2 काम करेगा वो मात्र 6 kg काम करेगा। दोनों के डायमीटर दे रखें, इक्वल डायमीटर है। इसका डायमीटर दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर भी 0.25 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 10⁻⁻² लगा के। अब क्या कह रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील। स्टील का यंग मॉडुलस दे रखा है 2 × 10⁻11 पास्कल। और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ब्रास का दे रखा है हमारे पास, ब्रास का Y2 इज इक्वल टू 0.91 × 10⁻11 पास्कल। हम लोगों से पूछा है कंप्यूट द इलॉन्गेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। मतलब स्टील के वायर में कितना आपके पास लगेगा और ब्रास के वायर में कितना इलॉन्गेशन होगा, ये चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला यहीं से लगा देता हूँ, y इज इक्वल टू, वी नो डैट F/A डेल्टा L1/L। इसको y1 लिख देता हूँ, इसको F1 लिख देता हूँ, L1 लिख देता हूँ। ठीक है, सो वी कैन राइट डेल्टा L1 इज इक्वल टू F1 L1, A को लिख देते हैं पाई R1² और ये अपने पास y1 नीचे आ जाएगा। F1 हो गया M1G। M1 की वैल्यू पहले ही दे रखी है 10, G की वैल्यू 10 ले लो। L1 लोगे 1.5, ये हो गया पाई। R1 डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालोगे हाफ करोगे 0.25/2, तो ये हो जाएगा 0.125 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको लिखोगे 0.125 और सेंटीमीटर 10⁻⁻², इसका होल स्क्वायर। और y1 अपने पास गिवन है 2 × 10⁻11। क्लियर।
जब अपन इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू मेरे पास आएगी 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, -4 मीटर इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट इसी तरीके से इसमें निकाल सकते हैं, डेल्टा L2 इज इक्वल टू F2 L2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर और Y2। F2 की वैल्यू पुट करोगे M2G 6 इंटू 10, L2 की वैल्यू पुट करोगे 1 पाई 3.14, R2 वही अपने पास 0.125 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर, और Y2 की वैल्यू पुट करोगे 0.91 इंटू 10⁻11। इसको जब अपन फाइनली सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा L2 की वैल्यू आएगी 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। दिस इज डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 हम लोगों ने फाइंड आउट किया और डेल्टा L2 हम लोगों ने फाइंड आउट किया। डेल्टा L1 की वैल्यू निकल गई कि स्टील के वायर में कितना हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, और देन अपने पास ब्रास के वायर में कितना इंक्रीमेंट होगा। दोनों की लेंथ में इलोंगेशन अपन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द एज ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई क्यूब दे रखा है जिस एल्युमिनियम का है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू ए वर्टिकल बाल। देखो ये मेरे पास वर्टिकल बाल दे रखी है, इस वर्टिकल बाल पर मैं इस क्यूब को इस तरीके से अरेंज कर देता हूँ। मतलब इसकी एक सरफेस को तो हमने इससे चिपका दिया, जैसे एक सरफेस को मैं इससे चिपका देता हूँ। और नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ए मास ऑफ 100 किलोग्राम इज देन अटैच्ड टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। मतलब इसकी जो अपोजिट फेस है इस पर मैं 100 kg का वेट सस्पेंडेड कर देता हूँ। ये 100 kg का वेट मैंने इस पर सस्पेंडेड कर दिया। सस्पेंडेड करने के बाद द शियर मॉडुलस ऑफ द एल्युमिनियम इज 25 गीगा पास्कल। मतलब नीटा की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 25 गीगा का मतलब 10⁻⁹ पास्कल। ये नीटा मेरे पास दे रखा है। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस। वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब है जब ये नीचे की तरफ आएगा इसकी शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। इस तरीके से चेंज हो जाएगी। इट मीन्स ये डिफ्लेक्शन डेल्टा एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। और जबकि ये लेंथ तो हमारे पास L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रहेगी। फोर्स इस पे लगा रहे हो तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वी कैन रिटर्न इट 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एफ फोर्स निकालोगे, F इज इक्वल टू mg। m हो गया 100, g हो गया 10, ये हो गया 1000 न्यूटन। वी कैन राइट नीटा इज इक्वल टू F अपॉन A डेल्टा x अपॉन L। तो डेल्टा x वैल्यू फाइंड आउट करनी है। F की वैल्यू हो गई 1000, L हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। A अपने पास हो गया 10⁻⁻2 और नीटा अपने पास हो गया 25 इंटू 10⁻⁹। 25 से यदि इसको डिवाइड करते हो तो 25 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 40। 10⁻⁻2 और 9 ये अपने पास हो गया 10⁻+7। ऊपर लेके जाओगे किसके हो जाएंगे, -7 -1। ठीक है, -1 और ये अपने पास -7 तो -8। तो हमारे पास हो गया 40 इंटू 10⁻⁻8। वी कैन राइट इट 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इतना हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4 identical hollow cylindrical column of mild steel support a big structure of mass 50,000 किलोग्राम। कोई भी सरफेस मेरे पास दे रखी है, इस सरफेस को 4 पिलरों पर रखा गया। ऐसे 4 पिलरों पर इसको रखा गया है। 4 identical hollow cylindrical column mild steel support a big structure of 50,000 kg. The inner and outer radius of the each column is 30 cm and 60 cm. R1 30 cm, R2 60 cm. क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालोगे A इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म, मतलब चारों पिलरों पर आपके पास जो भी मास है 50,000 वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन ये कहें फोर्स ऑन वन कॉलम, फोर्स ऑन वन कॉलम, तो फोर्स तो वैसे होता है mg, ठीक है। और एक पे निकालना है 1/4 निकालेंगे, 1/4 m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50,000 और g अपने पास हो गया 10। 4 से डिवाइड यदि मैं करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास ठीक है 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स हमारे पास काम करेगा। आगे देखोगे इसमें स्टील का हमारे पास यंग्स मॉडुलस दे रखा है। स्टील का यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, ये गिवन है अपने पास 2 इंटू 10⁻11 पास्कल। हम लोगों से पूछा है कैलकुलेट कंप्रेशन स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। तो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है बच्चों? तो स्ट्रेन अगर हमसे पूछा है तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस हो गया F अपॉन A इंटू वाई। एफ की वैल्यू हो गई 1.25 इंटू 10⁵ अपॉन A पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस अपने पास हो गया यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11, 1.25 इंटू 10⁵ पाई, इधर देखो 60 सेंटीमीटर को लिख सकते 0.6 मीटर और इसको लिख सकते हैं 0.3 मीटर। क्लियर है बच्चों? 0.6 का स्क्वायर करोगे या इसको लिख दो 6 इंटू 10⁻⁻1, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। 6 इंटू 10⁻1, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 माइनस 9 और स्क्वायर करोगे 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻11। इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 7.3 इंटू 10⁻⁻7। इतना स्ट्रेन इसमें जनरेट होता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए। रिमेनिंग क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।